हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था वो आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा। आई होप कि कल अपन ने पढ़ा था मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर और किस तरह से वहाँ से एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो ब्लैडर को भरता है, पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो ब्लैडर को खाली करता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन हमें पता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है, बाह्य अवरोधनी जो है, जो यूरिथ्रा के मध्य भाग में, जिसको अपन ने कहा था मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में उपस्थित होती है, वो जो होती है वो कंकाली पेशियों की बनी होती है और वो हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में होती है। वो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली तंत्रिका ही उसे डायरेक्ट कंट्रोल करती है। इसलिए अपन अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार उसे बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। क्लियर? चलिए सर, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हीमोडायलिसिस, रक्त अपोहन। नाम तो आपने 10th में भी सुना है, 10th में आपके टॉपिक होता है, मेरे को पता है कि हीमोडायलिसिस। मान लो किसी बंदे की किडनी खराब हो जाए, काम नहीं कर रही है। अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो किडनी का काम क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, यानी कि स्पेशली कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में बनता है वो है यूरिया। यूरिया को शरीर से निष्कासित करना अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो यूरिया हमारे शरीर के अंदर पीएच को डिस्टर्ब कर देता है। ब्लड की पीएच को डिस्टर्ब करेगा तो सारी शरीर के अंदर पूरा का पूरा जहर फैल जाएगा, विषाक्त हो जाएगा, शरीर में पॉइजनस इकट्ठा होने लग जाएगा। इसलिए इस यूरिया को निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। और इस यूरिया को निकालने का कार्य हमारे शरीर में जो होता है मुख्य रूप से वो किसका होता है? किडनी का होता है। किडनी से अगर बन के यूरिया छन के आ गया ब्लड से, ब्लड में है, ब्लड से छन कर किस में आया? किडनी में। बोमेन संपुटक, वही पीसीटी, डीसीटी, नेफ्रॉन, आपको सब पता है। अंत में वो आ जाता है बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के माध्यम से। अब आप सोचो किडनी ने प्रॉपर काम करना, यानी नेफ्रॉन ने अपना छनने की क्रिया सही गलत हुई, यानी ग्लोमेरुलस में खराबी आ गई। ग्लोमेरुलस में नहीं तो नेफ्रॉन में खराबी आ गई। नेफ्रॉन में भी तो यूरिया आता है सीटी से, वापस याद करो। सीटी से निकल कर फिर हेनले के लूप के एसेंडिंग भाग में वापस घुस जाता है, वहीं घूमता रहता है वो। NaCl और यूरिया दो ही तो है जो मेडुलरी फ्लूइड की, जो इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड जिसको अपन ने लिखा था, उसकी अत्यधिक सांद्रता 1200 करने के लिए जिम्मेदार कौन है? यूरिया और NaCl ही तो है। ये तो आपको पता है अच्छे से। फिर अपन बात करते हैं कि ये किस तरह से अपने यूरिया निकला जाए। इस यूरिया को किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। अब इस यूरिया को कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए एक मशीन बनाई गई है। हमने एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से किडनी की संरचना वाला नेफ्रॉन की तरह संरचना तैयार की और उसमें कुछ द्रव्य लिए, मेडुलरी फ्लूइड वगैरह, ऐसा करके पूरा सिस्टम तैयार किया। उससे अपन कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या कहते हैं? कृत्रिम किडनी, आर्टिफिशियल किडनी। उस प्रक्रिया को नाम रखा गया है डायलाइसिस। क्या रखा गया है? डायलाइसिस। और इसमें डायलाइसिस दो तरह का होता है, एक द्रव का होता है तो वो अलग है, उसका नाम अलग है। एक ब्लड को अपन छानते हैं क्योंकि ब्लड के अंदर यूरिया इकट्ठा हुआ है, इसलिए नाम क्या आगे आया है? हीमोडायलाइसिस, यानी रक्त, यानी ब्लड का अपवन। अपवन का मतलब होता है छानना। यानी हम एक झिल्ली काम लेते हैं, जैसे अपन छन्नी से दूध या पानी को छानते हैं उसी प्रकार से इसको छाना जाता है, ब्लड को। ये है हीमोडायलाइसिस। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे? जब किडनी या रीनल एक ही बात है, या गुर्दे या वक्र, जब किडनी सही रूप में कार्य नहीं करती है तो यूरिया हमारे ब्लड में संग्रहित हो जाता है, होता रहता है। सही बात है। जब यूरिया ब्लड में अधिक हो जाता है, जब यूरिया ब्लड में अधिक हो जाता है तो इसे यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। ध्यान रखना, कंडीशन क्या कहोगे? यूरे का मतलब यूरिया, मिया मतलब ब्लड, यूरेमिया कहते हैं। इस टॉक्सिक पदार्थ, टॉक्सिक यानी विषैला पदार्थ, इस टॉक्सिक पदार्थ कौन सा? यूरिया को बॉडी से यानी शरीर से निष्कासित यानी रिमूव करना
अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। इस हेतु एक कृत्रिम किडनी का यूज किया जाता है, जिसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। कृत्रिम, मानव निर्मित, कृत्रिम यानी हमने जो बनाई वो ये, नेचुरल तो है नहीं, नेचुरल वाली तो खराब हो गई, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड को छानने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? हीमोडायलाइसिस। अब पता चला हीमोडायलाइसिस क्या होता है? रक्त को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलाइसिस कहलाती है। क्लियर? ये काम है इस यूरिया को शरीर से निकालना है। नेक्स्ट, जब किडनी काम यानी फंक्शन, काम से मतलब यहाँ क्या है? फंक्शन नहीं करती है तो इसे रीनल फेलियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीनल फेलियर, यानी गुर्दे काम नहीं कर रहे, क्या हो गए? फेल हो गए सब। कहते हैं ना, ट्रेन का इंजन फेल हो गया तो अब ट्रेन चलेगी नहीं, वहीं पड़ी रहेगी ट्रेन तो वही रहती है, इंजन हिलाता है पकड़ के, तो इंजन ही काम नहीं कर रहा। क्लियर? ये पॉइंट लिखिए आप पहले, फिर अपन आगे की बात करते हैं। यानी यूरेमिया कंडीशन, और यूज करते हैं आर्टिफिशियल किडनी, और आर्टिफिशियल किडनी से रक्त छानने की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलाइसिस। हीमो का मतलब ब्लड, डायलाइसिस का मतलब छानना, ब्लड को छानना। अब अपन ब्लड को छानने की मशीन से ब्लड को छानेंगे तो किडनी काम नहीं कर रही है भाई। क्लियर? चलिए साहब आगे बढ़िए, हीमोडायलाइसिस के बारे में अगला टॉपिक लिखते हैं। कैसे करते हैं? प्रक्रिया कैसे होती है? प्रक्रिया बोले तो प्रोसेस। देखो इधर आप, ये एक मैं मरीज बना रहा हूं यहां पर, क्लियर? ये माना कि एक पेशेंट है, इसके गुर्दे खराब हो चुके हैं। क्लियर? और ये मैं इधर बना रहा हूँ मशीन, यानी कृत्रिम गुर्दे। ये लीजिए, ये मैंने बना दी क्या? हीमोडायलाइसिस। क्या है ये? मशीन, हीमोडायलाइसिस मशीन, हीमोडायलाइसिस मशीन।
और इस हीमोडायलिसिस मशीन के अंदर यहाँ पर एक मैंने लगा दी छन्नी, ये लगा दी एक मेम्ब्रेन, ये लीजिए साहब, ये छन्नी लगा दी यहाँ पर देखा, ये मेम्ब्रेन, इसका नाम है सेलोफेन मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेलोफेन मेम्ब्रेन, यानी कि एक तरह का ये फिल्टर है। क्या है? फिल्टर। यहाँ से छन कर आएगा, क्लियर? इधर से हम ब्लड लाएंगे, इसे छानेंगे और इधर से वापस ले जाएंगे सर, क्लियर? अब आप देखिए, इसमें एक द्रव काम में लिया जाता है, ये द्रव, ये द्रव क्या काम में लिया जाता है? द्रव काम में लिया गया काम में लिया गया द्रव लिया गया द्रव्य डाइलाइजर फ्लूइड कहलाता है। इस द्रव का नाम क्या है? कहलाता है। ये जो द्रव लिया है, इसके अंदर छानने के लिए द्रव तो चाहिए ना अपन, है ना? उस द्रव का नाम क्या है? डायलाइजर फ्लूइड। अब इसकी क्या विशेषता है? इस फ्लूइड की, कौन सा फ्लूइड? डायलाइजर। इस किसके लिए? डायलाइजर फ्लूइड की समानता ब्लड के प्लाज्मा के समान होती है। यानी जैसा हमारा ब्लड का प्लाज्मा है, जैसा हमारा ब्लड का प्लाज्मा है, बिल्कुल वैसा का वैसा ये फ्लूइड होता है। कौन सा? डायलिसिस वाला। फर्क क्या है इसमें? एक ही चीज का फर्क है, केवल अंतर यह है कि इसमें यूरिया तथा अन्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं। कहने का मतलब समझे आप? भाई इसमें भी अगर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होगा तो नाइट्रोजन अपन इधर ब्लड लाएगा, वो छन के इधर आएगा ही नहीं, वो तो वापस चला जाएगा। हमें नाइट्रोजन वेस्ट को हटाना है, तो अपन ने क्या कर दिया? छन्नी में छान लिया। छन्नी के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको अपन क्या करते हैं? ऐसे ही बनाते हैं कि दूध छान रहे हैं तो दूध छन के आ जाए, उसमें कोई कचरा वगैरह तो ऊपर रह जाए। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल अपन ने क्या किया? ऐसे फ्लूइड लिया है बिल्कुल जिसमें सब कुछ ब्लड के समान है, यानी ब्लड इसमें आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उतना ही सोडियम उतना ही पोटेशियम सब कुछ बराबर है। केवल नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में बढ़ गए हैं वो इसमें अपन बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो होंगे वो वहीं रुक जाएंगे। समझ रहे हो? कहाँ पर? इसके अंदर ही रुक जाएंगे, थोड़ी बहुत मात्रा, ज़्यादा धीरे धीरे बार बार करेंगे डायरेक्ट, तो ये धीरे धीरे यूरिया वहाँ रुकता रहेगा, वापस नहीं जाएगा। जाएगा तो बहुत कम जाएगा, ज़्यादातर छन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस द्रव के अंदर पूरा यूरिया फैल जाएगा। तो ब्लड में से जो यूरिया आ रहा है वापस जब जाएगा तो ये काम आएगा नहीं वापस अपने, तो ये छनकर इधर आ जाएगा। ये झिल्ली चयनात्मक पारगम्य है, केवल यूरिया को जाने देगी, बाकी किसी को जाने नहीं देगी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी को फिल्टर नहीं होने देगी, क्योंकि हमें पता है फिल्टर केवल क्या होता है? प्लाज्मा ही तो होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट और प्रोटीन कभी फिल्टर होती नहीं है, तो ये भी इनको फिल्टर नहीं होने देगी। कौन? सेलोफेन मेम्ब्रेन। बिल्कुल ये किसकी तरह काम कर रही है? ग्लोमेरुलस की तरह, मोमेन संपुटक की तरह। अब अपन को ब्लड लेके आना है इसके अंदर, मशीन के अंदर, ठीक है? ये बंदे का हाथ है, ब्लड हम लेते हैं हमेशा धमनी में से। किस में लेंगे? धमनियों में से। चाहे वो हाथ की हो तो हाथ की, पैर की हो तो पैर की, लेंगे धमनी में से, क्योंकि धमनी में प्रेशर ज़्यादा होता है, तभी वो तेज प्रेशर से आएगा, तभी तो फिल्टर होगा। क्योंकि अपन को पता है एफरेंट आर्टेरियल में ब्लड आता है तो प्रेशर से आता है, तभी तो वो ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है। अगर उसमें प्रेशर कम हो गया तो फिल्टर कम हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ब्लड लेते हैं, किससे? आर्टरी में से। ये आपने ब्लड लिया किसमें? इस मरीज की आर्टरी में से ब्लड लेते हैं, ध्यान रखना, क्लियर? आर्टरी में से लिया। अब आपको बताया खून बड़ा गाढ़ा होता है, खून को पतला करने के लिए हम इसमें मिला देते हैं एक हिपेरिन नामक पदार्थ। क्या मिला देते हैं? हिपेरिन। तो अब अपन ने इसमें यहाँ से क्या ऐड कर दिया?
हिपेरिन को ऐड कर दिया, किसको, हिपेरिन ऐड कर दिया, यानी मिक्स कर दिया, ये क्या, हिपेरिन मिक्स कर दिया, हिपेरिन मिक्स कर दिया तो खून क्या हो गया, बिल्कुल पतला। अब लाकर अपन इसको इसमें छोड़ देंगे, तो इधर ये ब्लड आएगा कि नहीं आएगा, ये ब्लड आ गया है ना, ये ब्लड आ गया इधर, और इधर से कौन चला गया आपके पास होकर, यहाँ से कौन जाएगा, यूरिया, ये यूरिया इधर चला गया, क्योंकि यूरिया इधर क्या था, 0% था पहले, अब यूरिया इधर जाएगा, ये यूरिया इधर जा रहा है, कंटिन्यू चला गया यूरिया। अब वापस अपन इस ब्लड को ले जाते हैं इधर से, उधर से नहीं, उधर तो यूरिया जा रहा है, बाकी तो वही है क्योंकि इसका बिल्कुल क्या है, कंसंट्रेशन बराबर है, यूरिया उधर चला जाएगा, तो यूरिया के लिए ये पारगम्य है, बाकी के सब के ये अपारगम्य है, और प्लाज्मा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हमें तो किसको हटाना है, केवल यूरिया, बाकी सब जाएगा नहीं, क्योंकि हमें पता है इधर सोडियम और इधर सोडियम दोनों तरफ क्या है, बराबर है, क्योंकि ये द्रव्य हमने कैसा लिया, बिल्कुल ब्लड के प्लाज्मा जैसा लिया है, इस वजह से ये फ्लूइड उधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उधर और इसकी मात्रा क्या है, लगभग समान है, 99.99 इक्वल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, सोडियम तो इधर जाएगा ही नहीं, केवल क्या जाएगा, इधर यूरिया क्या है, इधर यूरिया क्या है, बहुत ज़्यादा है, इधर यूरिया बिल्कुल नहीं है, तो यूरिया किधर जाएगा, इधर जाएगा। क्लियर, अब वापस अपन यहाँ से लेकर आएंगे ये ब्लड को, मरीज के अंदर वापस डाल देंगे, ये लीजिए। डालने से पहले हमें पता है ये बिल्कुल अपन ने क्या मिक्स कर दिया था, क्या बना दिया था, बिल्कुल ये ब्लड को पानी की तरह बना दिया था, किसको मिलाकर, हिपेरिन को। अब अपन क्या मिलाएंगे जिससे ब्लड वापस नॉर्मल अपनी शेप में आ जाए, नॉर्मल उसकी शांता या विस्कोसिटी आ जाए, या ब्लड जैसा ब्लड बन जाए, तो इसके लिए अपन इसका अपोजिट मिलाना पड़ेगा, एंटी हिपेरिन। क्या मिलाएंगे, एंटी हिपेरिन। तो अब इसमें अब इधर से ब्लड आ रहा है, इधर से जा रहा है, अब इसमें अब एंटी हिपेरिन मिला दिया जाता है। क्लियर, तो खून वापस गाढ़ा हो जाएगा, और अब वापस लेकर किस में लिए, धमनी में से लेते हैं ब्लड को, वापस धमनी में नहीं डालेंगे, ब्लड को छनन के बाद, यानी कि ब्लड को फिल्टर के बाद वापस शरीर की शिरा में, यानी कि वेन में डालते हैं, ध्यान रखना, वेन में डाला जाता है। लेते किससे, धमनी से, लेकर किससे आए थे, धमनी से, वापस डालेंगे किससे, शिरा से, ध्यान रखना। और 3 क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन तो ये मिल गया कि दोनों में समानता क्या है, कि दोनों की प्लाज्मा के अंदर आयनों की, प्लाज्मा फ्लूइड की कंसंट्रेशन बराबर है। यूरिया इस डायलाइसर फ्लूइड में बिल्कुल नहीं होता है, यूरिया चलकर इधर आ जाता है। एक क्वेश्चन तो सेलोफेन मेम्ब्रेन का हो गया, और एक हो गया ये, और एक किससे लिया जाता है, धमनी से लिया जाता है, हिपेरिन ऐड किया जाता है, और इससे वापस वेन से वापस शरीर में डाला जाता है छान कर। ये प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। क्लियर, चलिए लिखिए इसे आप, फिर अपन पढ़ते हैं अन्य उत्सर्जी अंग। हो गया, चलिए अगला टॉपिक लगा, ये जो लास्ट टॉपिक है इसका, फिर अपन को डिजीज पढ़नी है बस। हीमोडायलिसिस हो गया कंप्लीट। अब आप लगाइए, अगर मान लो हीमोडायलिसिस करने के बाद भी अगर किडनी ठीक नहीं होती, मान लो आपने हीमोडायलिसिस किया फिर भी ठीक नहीं होती, तो लास्ट में एक ही चारा बचता है, वो कौन सा है, अपने किडनी को चेंज कराना पड़ेगा, जिसको अपन कहते हैं गुर्दा प्रत्यारोपण, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा। किसी रिश्तेदार से या किसी सगे भाई बहन से आपको नई किडनी, उनसे किडनी लेनी पड़ेगी और अपनी किडनी
वो वहाँ से हटाना पड़ेगा। मतलब हटाने के बाद में किडनी आपकी जो है, जैसे मान लो मेरी किडनी ख़राब हुई, मैंने दूसरी किडनी लगाई डॉक्टर ने, तो ये जो किडनी मेरी खुद की है उसको वहीं पड़ी रहेंगे, अपन छेड़ेंगे नहीं, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, वहीं पड़ी रहेगी, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगी। उसको ब्लड वेसल को वहाँ से कनेक्ट कर देंगे, बस इतना ही काम करेंगे। एक तो ब्लड को और एक ब्लड वेसल को, नर्व को, आर्टरी को, वो उस किडनी को नहीं निकालेंगे जो हमारे शरीर में खराब हो गई, उसको वहीं पड़ी रहने देंगे। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लगाइए अन्य उत्सर्जी अंग, अदर एक्सक्रीटरी, गला खराब हो रहा है भाई, ऑर्गन बोल के, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, अन्य उत्सर्जी अंग, अन्य उत्सर्जी अंग हमारे शरीर में किडनी के अलावा और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए आप, फटाफट लिस्ट बना लेते हैं इसकी। पहला है वो है लंग्स, यानी फेफड़े। क्या करते हैं ये, 200 ml पर मिनट CO2 को लंग्स के द्वारा शरीर से निकाला जाता है। इतनी अपन CO2 निकाल देते हैं भाई, कितनी, 200 ml पर मिनट। कुछ मात्रा में वाटर भी निकलता है, ध्यान रखना, क्योंकि अपन जब निकालते तो जो एयर आती है कार्बन डाइऑक्साइड वो नम होती है, नमी युक्त होती है, तो इसमें वाटर भी होता है, भी निकलता है, ध्यान रखिएगा, नमी युक्त निकलती है। दूसरा आता है लीवर यानी यकृत, इसको अपन बोलते हैं हेपेटिक, और ये तो आपको पता ही है शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जैव रासायनिक फैक्ट्री है, बहुत सारे पदार्थों का यहाँ पर विषैले पदार्थों का आपको पता ही है क्या होता है, नष्ट विषैले पदार्थों, जिसको अपन कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी विषैले पदार्थ को कम विषैले पदार्थ में बदला जाता है, जिसका उदाहरण है यूरिया साइकिल। अब इसमें क्या क्या है देखो आप, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, है ना, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड वही है जो कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न से बनते हैं, और फैट सोल्यूबल विटामिन, इन सबको जो नष्ट होते हैं ये सारे कहाँ होते हैं, ये सारे के सारे आपके किसमें होते हैं, लीवर के अंदर होते हैं। ये सब लीवर ही तो निष्कासित करता है। बिलीरुबिन याद करो, बिलीरुबिन येलो, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरोल, फैट सोल्यूबल विटामिन, और कुछ दवाइयाँ भी, और ड्रग्स, जो मेडिसिन अपन लेते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ड्रग्स, ये सारी की सारी है वो लीवर में क्या होती है, उपापचयित होती है, यानी ज़्यादा वैसिले से कम विषैले में कन्वर्ट होती है, और अपनी बॉडी में मूत्र के साथ या फिर मल के साथ या श्वास के साथ या किसी और रूप में बदलकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। क्लियर, तो लीवर भी हमारा एक उत्सर्जन का कार्य करता है। तीसरा आप लीजिए, जिसका नाम है स्वेद ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, यानी पसीने वाली ग्रंथि, इसका दूसरा नाम है सुडोरीफेरस ग्लैंड, सुडोरीफेरस ग्लैंड, हिंदी में कहते हैं स्वेद ग्लैंड, स्वेद ग्रंथि, पसीना स्त्रावित करने वाली।
है ना। और पसीने में हमारे क्या क्या होता है पहले तो आप ये बताइए, पसीने में क्या क्या चीज़ें होती है अपने, NaCl यूरिया लैक्टिक एसिड, एक तो होता है NaCl यूरिया और लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और थोड़ा बहुत क्या होता है ग्लूकोज भी होता है, ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें होती है किसके अंदर, पसीने के अंदर। तो NaCl कभी तो व्हाइट कलर के पैचेज बन जाते हैं जब पसीना आता है तो कपड़ों के ऊपर। यूरिया भी इसका से होता है, लैक्टिक एसिड भी होता है, और थोड़ी बहुत मात्रा में ग्लूकोज भी होता है, इसलिए पसीने वाली जगह पर चींटी आ जाती है ग्लूकोज की वजह से। क्लियर। अब चौथा वो ग्रंथि आपकी कौन सी, सीबेसियस ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड, जिसकी वजह से कील मुहासे होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड। ये किन किन चीज़ों का स्त्रवण करती है, ये करती है आपके हाइड्रोकार्बन स्टिरोल, हाइड्रोकार्बन स्टिरोल और वैक्स, वैक्स यानी मोम सदृश पदार्थ जो होते हैं व्हाइट कलर के, उनका स्त्रवण करती है कौन, आपके सीबेसियस ग्लैंड। अब आइए आप 5 नंबर सलाइवा, सलाइवा का मतलब पता ही है आपको, लार, लार किस किस का स्त्रवण करती है आपको पता है, यूरिया कुछ मात्रा में हो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो किससे होता है, किडनी से, कुछ मात्रा में यूरिया, यूरिक एसिड का आपके क्या होता है, यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ भी हमारे लार के अंदर उपस्थित होते हैं। कौन कौन से, यूरिया और यूरिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। सीबेसियस वगैरह सब हो गई, ये मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्वेट हो गया, सीबेसियस हो गया, और एक और लिख लो आप, उनको पता ही है कौन सा, स्प्लीन, जिसको अपन कहते हैं प्लिया। बात कर चुके अपन आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, यहाँ पर आरबीसी नष्ट होती है जब आरबीसी का जीवन काल पूरा हो जाता है आपके, जब आरबीसी का जीवन काल पूरा हो जाता है 120 दिन, तो यहाँ पर आकर ये क्या नष्ट हो जाती है। तो ये आपके विभिन्न प्रकार के क्या है, शरीर के अंग हैं जो किडनी के अलावा उत्सर्जन में सहायक है। अब इसमें से अच्छे खासे सवाल बनेंगे आपके ध्यान में, कि लंग्स में पूछ लेगा आपको तो क्या कितना, ये हो गया आपके, ठीक है ना। इसमें नहीं, लीवर में से पूछा जाता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरोइड या स्टीरोइड वाले हार्मोन्स, जो स्टीरोइड प्रकृति के होते हैं हार्मोन्स, है ना, वो साले स्टीरोइड के होते हैं ना, जो कोलेस्ट्रॉल के भी उत्पन्न से बनते हैं, वो कौन से होते हैं, स्टीरोइडल हार्मोन कहलाते हैं। ये हम अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे। वसा में विलय होने वाले विटामिन सारे के सारे कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, ये भी इसके द्वारा ही नष्ट होते हैं, और कुछ दवाइयाँ जो होती है। नेक्स्ट अगली बात अपने लिखी है कि साहब स्वेट यानी पसीने वाली जो ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम है सुडोरीफेरस ग्लैंड, सुडोरीफेरस ग्लैंड, जो क्या स्त्रावित करती है, NaCl यूरिया और लैक्टिक एसिड और ग्लूकोज भी। ध्यान रखना, ये कई बार यहाँ गलती करा देता है वो आपसे, इसको स्टार कर लेना, ग्लूकोज भी होता है पसीने में। नेक्स्ट सीबेसियस ग्लैंड, जिसे कील मुआ से निकलते हैं, ये हाइड्रोकार्बन स्टीरोल और वैक्स का स्त्रवण करती है। वैक्स को अपन बोल देते हैं सीबम, क्या बोल देते हैं, सीबम, इनका स्त्रवण करती है। फिर बात है स्लाइवा, जो लार है वो कुछ मात्रा में यूरिया और यूरिक एसिड का करती है। स्प्लीन आप जानते हो, स्प्लीन, स्प्लीन को क्या कहते हैं अपन, प्लिया, ये क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, तिल्ली, प्लिया या तिल्ली, क्योंकि शेप जो होती है वो तिल के समान होती है। क्लियर, ये तिल्ली, यहाँ आरबीसी आकर क्या होती है, नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि हमें पता है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। क्लियर, ये चीज़ें आप नोट कीजिए। फिर अपन बात करते हैं कुछ रोगों की, जो डिजीज है। गया, चलिए।
चलिए साहब आगे बढ़िए। अब अपन बात करते हैं डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला डिसऑर्डर है वो है रीनल कैलकुलस, या इसका दूसरा नाम है रीनल कैलकुलाई, या तीसरा नाम है इसको कहते हैं ना गुर्दे में पथरी हो गई, वही है ये रीनल स्टोन। रीनल स्टोन ये लीजिए, पथरी कॉमन वर्ड में क्या कहते हैं? पथरी। गुर्दे की पथरी, गुर्दे की पथरी कहा जाता है। होता क्या है इसके अंदर देखो आप, देखिए इसमें जो आपके इनसोल्यूबल क्रिस्टलाइन, इनसोल्यूबल सोल्यूबल क्रिस्टलाइन के कण जमा हो जाते हैं। इनसोल्यूबल जो अघुलनशील क्रिस्टल के रूप में होते हैं वो आकर या तो जम जाते हैं किसमें? किडनी के नेफ्रॉन में, या जम जाते हैं यूरेटर में, या जम जाते हैं आकर यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिन को जाने से रोकते हैं, है ना, वो होती है रीनल स्टोन। तो इनसोल्यूबल क्रिस्टलाइन के कण जमा हो जाते हैं। जैसे कण का अगर अपन नाप लें तो कण के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, क्या क्या होते हैं आपके देख लो। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट्स या साल्ट्स यानी लवण, ऑक्सलेट साल्ट्स ये आकर जमा हो जाते हैं मुख्य रूप से। और इसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन बाहर आ नहीं पाता है, यानी कुल मिला के यूरिन के रास्ते में ये पत्थर के समान जो कण बन जाते हैं, ये जो बने ना क्रिस्टलाइन जमा हो जाते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? स्टोन ही होते हैं, पत्थर के समान संरचनाएं होती है जो आकर जम जाती है। कैसे? कौन किसके कण हो सकते हैं? ये क्रिस्टलाइन किसके रूप में हो सकते हैं? ऑक्सलेट के रूप में या साल्ट के रूप में? ऑक्सलेट के रूप में या साल्ट के रूप में ये कण होते हैं जो किडनी के अंदर यूरिन वाले रास्ते में आकर पत्थर के समान संरचना बन जाती है इनकी और जम जाते हैं और यूरिन के आने के रास्ते को रोक देते हैं। इसे कहते हैं रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई या पथरी। दूसरा जो रोग है उसका नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या नाम है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलो का देखो नाम में ही काम छुपा है, ग्लोमेरुलर, और नेफ्राइटिस या नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट तो नहीं है, मैं पता है, नेफ्रॉन के दो पार्ट है, ग्लोमेरुलर और रीनल ट्यूब्यूल, किया था अपन ने, याद कीजिए ना। तो ग्लोमेरुलर जो छन्ने का काम करता है उसके अंदर संक्रमण की वजह से सूजन आ जाती है, इसलिए नाम रखा गया। देखो पीछे क्या आ गया? आइटिस। आइटिस का मतलब हमेशा सूजन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल्स, ग्लोमेरुलस में इतना याद रखो आप, ग्लोमेरुलस में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसको आप क्या कहते हो? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या बोलोगे? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या आ जाना? सूजन आ जाना, क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्लियर? ये किसी लगने की वजह से हो सकता है या कोई संक्रमण के कारण होता है मुख्यतः। ये मुख्य रूप से इन्फेक्शन यानी संक्रमण के कारण होता है। क्लियर? ये दो रोग आपको याद रखने हैं भाई। क्लियर? अब उस काम की बातें जो मैं आपको बता देता हूं, ये नोट कीजिए आप फटाफट। हो गया? चलिए, अब कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है।
चलिए कैसे, वो टर्म्स है जो आपके एग्जाम में आती है। एक होता है कीटोनूरिया, कीटोनूरिया, क्या शब्द है, कीटोनूरिया। तो सब थोड़ा अजीब सा लग रहा है आपको, लेकिन ध्यान से देखिए, आंसर मिल जाएगा आपको इसके अंदर। कीटोनूरिया, नूरिया, आई लगा दें यहाँ पर, किस बुक में आपके एनसीईआरटी में आई लिखा हुआ है। कीटोनूरिया क्या होता है, जब यूरिन में कीटोन बॉडी उपस्थित हो। तो क्या है, यूरिन के अंदर क्या उपस्थित हो, कीटोन बॉडी। कब आती है कीटोनूरिया, जब हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तब होता है। यानी आप भूखे रहते हो, लंबे उपवास करते हो, फास्ट करते हो या भूख हड़ताल करते हो, तो आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज तो यूज आ ही जाता है। ग्लूकोज के बाद में किसका ब्रेकडाउन होता है, फैट, प्रोटीन का। सबसे फैट जब टूटता है तो कीटोन बॉडी बनती है, और ये कीटोन बॉडी मूत्र के साथ क्या हो जाती है, निष्कासित हो जाती है। और अगर मूत्र में कीटोन बॉडी हो, उसे अपन कहते हैं कीटोनूरिया। ऐसा कब होता है, जब आप लंबे समय तक या तो भूखे रहे हो, या उपवास किया हो आपने, या आप हंगर स्टे यानी भूख हड़ताल पे बैठे हो, इस कंडीशन में ये चीज़ें हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, दूसरी जो टर्म्स है, क्या हो, दूसरी जो टर्म्स है वो है ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया। अब इसमें क्या होगा, जब यूरिन में ग्लूकोज उपस्थित हो, क्या हो, ग्लूकोज उपस्थित हो। और यूरिन में ग्लूकोज कब आएगा, जब यह डायबिटीज, कौन सी, डायबिटीज, मधुमेह रोग, डायबिटीज मिलाइटस जिसको अपन कहते हैं, पढ़ चुके हैं अपन, नहीं पढ़े आगे पढ़ लेंगे, नहीं तो उसमें आया था वैसे पाचन में, तो डायबिटीज मिलाइटस रोग में होता है। डायबिटीज में दोनों ही होता है, ध्यान रखना, कीटोनूरिया भी होता है, डायबिटीज मिलाइटस को शॉर्ट में ये लिखते हैं, इसमें दोनों ही होता है। क्या क्या, कीटोनूरिया भी होता है, तो कीटोन बॉडी भी आती है इसमें, और ग्लूकोज भी आता है, यानी ग्लाइकोसूरिया भी होता है, दोनों होता है, ध्यान रखें। इसमें डायबिटीज मिला यानी मधुमेह रोग, मधुमेह रोग, डीएम का मतलब, डीएम का मतलब ये है, देखो इसको शॉर्ट में मिलेगा डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज मिलाइटस, इसको अपन बोलते हैं डीएम। इसके अंदर दोनों कंडीशन होती है कि यूरिन में कीटोन भी आता है और ग्लूकोज भी आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तीसरा लिखिए, डिसयूरिया, डिसयूरिया मतलब दर्द युक्त मूत्रण, यानी मूत्र करते समय बहुत क्या होता है, दर्द होता है, उसे अपन बोलते हैं डिस, डाई नहीं, ध्यान रखना, ये डाई नहीं है, डिसयूरिया है। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे टी, कॉफ़ी, है ना, अल्कोहल आदि एडीएच के स्त्रवण को क्या करते हैं, कम करते हैं, ध्यान रखना, एडीएच के स्त्रवण को कम करते हैं। इसीलिए ये सब यानी कॉफ़ी, अल्कोहल और चाय, ये सब पीने पर मूत्र बार बार आता है, यानी ज़्यादा आता है। इसे बार बार मूत्र आता है, तो क्या कहते हैं, इसे पॉलीयूरिया कहते हैं, बार बार मूत्र आना, क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया। पॉली मीन्स अनेक, यूरिया मतलब बार बार यूरिन आने को क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं साहब। ये चीज़ें लिखिए आप, टी कॉफ़ी वगैरह पीने से ये सब होता है।
ओके, यानी कि ये टी और कॉफी ये सब डायूरेटिक सब्सटेंसेज हैं। ओके गाइस, तो अपना आज एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। फिर आपका टेस्ट होगा इसका, एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डाउट है मुझे भेजने हैं आपको। ओके, तो ध्यान से इस चीज़ को फ्री माइंड से अच्छे से पढ़िए, समरी जरूर पढ़ें, उसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। ओके, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। ओके डियर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक योर फॉर माइनर टेस्ट। थैंक यू।